हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक की। हमने अपने लास्ट चैप्टर में आपको जो हमारे प्रीवियस दो तीन क्लासेस थी उनमें हमने आपको बताया था अनाटॉमी ऑफ द स्टमक। इसके अलावा हमारा एक जो चैप्टर था वो स्पेसिफिक था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर। तो अगर आपने उनको एक बार नहीं देखा है तो एक बार उनको आप देख लीजिए ताकि आप इस कंसेप्ट को फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फिलहाल फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक की। तो फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक को समझने के लिए हम ये कहेंगे कि मेनली पहले आपको ये समझना है कि ये जो स्टमक है, इस स्टमक के मेन फंक्शन क्या क्या हैं, ये मेन काम क्या क्या करता है। तो देखिए, दो मेन काम है स्टमक के, हमने आपको पहले भी बताया था। नंबर वन, क्या करता है ये फूड रिजर्वियर का काम करता है, यानी इसका जो मेन काम है वो एक तो हो गया स्टोरेज का, एक तो ये करेगा स्टोरेज। और दूसरा क्या काम करता है, दूसरा करता है मिक्सिंग, फूड का मिक्सिंग। तो दूसरा इसका जो मेन काम है वो हो गया मिक्सिंग का। मिक्सिंग मिक्सिंग किस तरीके की, मिक्सिंग का मतलब ड्यूरिंग मिक्सिंग ये करता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। ड्यूरिंग मिक्सिंग ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी फूड को जो है वो लार्ज कंपार्टमेंट से छोटे कंपार्टमेंट में कन्वर्ट करता है। यहां जो इसको स्टमक को मिलेगा वो मिलता है बॉलस। स्टमक के अंदर जो फूड आता है इसोफेगस के थ्रू, उसको हमने कहा है बॉलस। और ये बॉलस को कन्वर्ट करता है काइल। तो बॉलस काइल में कन्वर्ट हो गया, यानी जो फूड था जो इसने रिसीव किया उसको इसने 4 to 5 आवर्स, यहाँ इसने कितना स्टे किया, लगभग फूड ने 4 to 5 आवर्स ये एक तरीके से यहाँ स्टोर रहता है। और ड्यूरिंग उस स्टोरेज ये उसको मिक्स करता रहता है। मिक्स किस तरीके से करता है, मिक्स करने के लिए इसके पास दो मेन कंसेंट हो गए। पहला जो मिक्सिंग में हेल्पफुल है और दूसरा जो मिक्सिंग के साथ ब्रेकडाउन में भी हेल्पफुल है। ब्रेकडाउन के लिए मेनली हेल्पफुल कौन सा हो गया, जो प्राइमरली हेल्पफुल हो गया वो हो गया इसका ब्रेकडाउन को गैस्ट्रिक जूस। ब्रेकडाउन कैसे होगा, मेनली गैस्ट्रिक जूस के थ्रू। और इसका जो मिक्सिंग होता है, हालांकि मिक्सिंग में भी ब्रेकडाउन होता है, बट मेनली इसका जो मिक्सिंग होता है वो मिक्सिंग होता है इसकी जो वेव्स हैं जिनको हम पेरिस्टाल्टिक वेव्स बोलते हैं उनके थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, राइट। तो अब दो चीजें आप समझ लीजिए, स्टमक के मेन काम हो गए उसको स्टोरेज करना और उसकी मिक्सिंग करना। मिक्सिंग करने से वो मिक्स होने के साथ साथ में फूड ब्रेक डाउन भी होता है। फूड जो ब्रेक डाउन होता है उस ब्रेक डाउन में मेजर रोल रहता है गैस्ट्रिक जूस का। और उसका जो मिक्सिंग यानी कि जो मोमेंट्स उसके जो आते हैं, मिक्सिंग होता है उसके मोमेंट्स के थ्रू, और जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स हैं वो उसको मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। हमें इन कंसेप्ट को पहले समझना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड की। अब ये जो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होता है, पूरा का पूरा ये जो फूड का ब्रेक डाउन है, ये नॉर्मली गैस्ट्रिक जूस से होता है। गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन है, उस सिक्रीशन के मेन तीन हम ये कहेंगे कि तीन स्टेप हैं उसके उसके जहां से वो मिक्सिंग स्टार्ट होने से लेकर के, और यानी कि सिक्रीशन स्टार्ट होने से लेकर के और सिक्रीशन के एंड होने तक। तो सबसे पहले क्या होगा, सिक्रीशन बॉडी में स्टार्ट होंगे, सिक्रीशन स्टार्ट होंगे, मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो जो कंटेंट है जो स्टमक के अंदर है वो धीरे धीरे पास होने लगेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में पास होता है, ड्यूडेनम में, राइट। अब क्या होगा कि जब तक फूड अंदर है, जब तक फूड स्टमक में है, फूड को गैस्ट्रिक जूसेस की जरूरत है। मींस फूड जब तक है का मतलब यह हुआ कि जब तक फूड स्टमक में रहेगा प्रॉपरली वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ होगा। जैसे ही वो ब्रेक डाउन होगा, जैसे ही वो तैयार होता जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पुश होता जाएगा। यानी कि हर वेव के साथ थोड़ा थोड़ा वो जाता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक साथ एम्प्टी नहीं होता, एक 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 मूव के साथ अराउंड 30 ml के करीब जो कंटेंट है वो ड्यूडेनम में जाता है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको पायलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है, राइट। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले स्टमक में ये जो सिक्रीशन के फेज हैं, ये फेज कितने हैं। तो मेनली इन पूरे फेज को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है।
तीन पार्ट कौन से हो गए? नंबर 1 हो गया सेफेलिक फेज, नंबर 2 हो गया गैस्ट्रिक फेज, और नंबर 3 हो गया इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज, पहले इनका कंसेप्ट समझने की जरूरत है आपको, तब आप इनको प्रॉपरली समझ पाएंगे। सेफेलिक फेज क्या है, गैस्ट्रिक फेज क्या है, और इंटेस्टाइनल फेज क्या है। देखिए, सेफेलिक मीन्स कंसर्न टू द ब्रेन, राइट। गैस्ट्रिक मीन कंसर्न टू द स्टमक और गैस्टर, एंड इंटेस्टाइनल फेज कंसर्न टू द इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफेलिक फेज की। सेफेलिक फेज क्या होता है? पूरा का पूरा ब्रेन कंट्रोल्ड होता है, पूरा का पूरा क्या होगा ये? सीएनएस कंट्रोल्ड। यानी सेफेलिक फेज वो फेज है जिसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल्ड रहती है। इस फेज को समझने के लिए पहले हम ये समझने की जरूरत है कि सेफेलिक फेज स्टिमुलेट कैसे होता है, सेफेलिक फेज एक्टिवेट कैसे होता है। सेफेलिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए मेनली 4 स्टिमुलस होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले बात करते हैं हम। नंबर 1, पहला क्या है स्टिमुलस? पहला है साइट। पहला स्टिमुलस क्या हुआ? साइट। साइट का मतलब हमने खाना खाया नहीं है, हमने सिर्फ भोजन को देखा है, और भोजन को देखते ही हमारी आईज के थ्रू नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या हम कहें हमारे ब्रेन को जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, एक स्टिमुलस मिलता है, और उसी से वो मोटर रिस्पॉन्स जाता है हमारे, कहां पे जाएगा? हमारे स्टमक के वॉल पे जाएगा। स्टमक की वॉल से अटैच जो मसल, जो सेल्स हैं उनके ऊपर जाएगा, वो सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने से गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये वो फेज है जिस फेज में फूड जो है वो स्टमक में एंटर नहीं होता है। आपको ये समझने की जरूरत है, ये वो फेज है जिसमें फूड स्टमक में एंटर नहीं होगा। ये वो फेज है, वो जो फेज एक्टिवेट तब होगा जब फूड स्टमक के अंदर होगा, और ये वो फेज है कि जब फूड स्टमक को छोड़ रहा होगा और कंटेंट जो है वो इंटेस्टाइन में जाने शुरू हो चुके होंगे। ये तब का फेज है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग कहां होगा? सेफेलिक फेज से। सेफेलिक फेज से यानी कि हमने खाना खाया नहीं, हमने सिर्फ खाने को देखा है। अगर हमने देखा भी नहीं है, हमारे स्मेल आ गई, फूड की स्मेल आ गई, तो भी हमारा जो सेफेलिक फेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। आप इसके जो हमने 4 स्टिमुलस बताए थे, नंबर 1 हमने कहा है साइट है, दूसरा स्मेल है, तीसरा टेस्ट है। अगर हमने हल्का सा फूड को कोई टेस्ट कर लिया तो टेस्ट करते ही हमारे सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी वो सिक्रीशन, फूड को हमने सिंपली टेस्ट किया है, वो फूड हमारे स्टमक में नहीं गया है, बट सिक्रीशन हमारे स्टार्ट हो गए। और चौथा जो लास्ट है वो है थॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स हमने ना फूड को देखा है, ना फूड को हमने स्मेल किया है, ना फूड को हमने टेस्ट किया है, हमने सिर्फ फूड के बारे में सोचा है। हमने ये सोचा है कि यार सर्दी का टाइम है, मेरे को गरम गरम जलेबी बनती दिख रही है, तो हमने सिर्फ सोच लिया कि यार इस टाइम पे तो वो मिल जाए तो मजा आ जाए। सिर्फ हमारे सोचने मात्र से और हमारा जो सेफेलिक फेज है वो एक्टिवेट हो गया, और हमारे सिक्रीशंस जो है वो स्टार्ट होंगे। अब इस फेज को समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे होगा। देखिए, आप ये समझिए ये ब्रेन का पार्ट है, और ये हमारा
स्टमक है। इस चीज से आप समझिए। अब क्या होगा, अगर हमने चारों स्टिमुलस में से कोई सा भी, सपोज करिए, चाहे हमने उसको स्मेल किया है, चाहे हमने उसको थोड़ा सा टेस्ट किया है, चाहे हमने उसके बारे में सोचा है, ये क्या करेंगे, ये यहां पे फोर ब्रेन को, सॉरी, हमारे जो सेरेब्रम को, सेरेब्रम के सेंटर में ये इंफॉर्मेशन देंगे, किसकी, फूड के स्मेल की या फूड के टेस्ट की। वो अलग अलग नर्व्स के थ्रू आता है। सपोज करिए हमारी टेस्ट हमने किसी चीज का किया है, तो टेस्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो कई क्रेनियल नर्व से आता है। आपका फेशियल नर्व से भी चला जाएगा, आपका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से भी चला जाएगा, इवन आपका वेगस नर्व से भी चला जाएगा। तो बहुत सारे नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग एक्टिविटी में। हमें सिर्फ समझने की जरूरत यह है कि यहां से इंफॉर्मेशन गई सेरेब्रम में। सेरेब्रम क्या करेगा, सेरेब्रम उस इंफॉर्मेशन को रिफाइन करने के लिए भेजेगा, कहां पे, हाइपोथैलेमस में। ये इंफॉर्मेशन कहां जाएंगी, ये इंफॉर्मेशन जाएगी यहां से हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से ये इंफॉर्मेशन आगे भेजी जाएगी, कहां भेजी जाएंगी, ये आगे भेजी जाएगी एक और न्यूक्लियस पे जो ब्रेन का ही पार्ट है, और इसको हम कहेंगे वेगस नर्व न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस हो गया, वेगस नर्व न्यूक्लियस। अब इस वेगस नर्व न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन जो है वो भेजी जाएगी स्टमक की वॉल पे, और ये जो वॉल है, ये वॉल में जो सेल्स हैं वो सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, और सेल्स एक्टिवेट होकर के क्या करेंगी, सेल्स एक्टिवेट होकर के सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगी, और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो हमने कहा सेफेलिक फेज में चार मेन स्टिमुलस होते हैं। चार मेन स्टिमुलस हो गए, चाहे हमने खाने के बारे में सोचा है, चाहे हमने खाने को थोड़ा सा टेस्ट किया है, चाहे उसकी स्मेल हमारे पास आई हो, तो हमने चाहे उसको स्मेल किया हो, लेकिन ये स्टिमुलस स्टार्ट हो जाएंगे, ये गैस्ट्रिक फेज, ये जो सिक्रीशन का फेज है, ये सिक्रीशन का फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला हमारा जो फेज है वो कौन सा फेज हुआ, पहला फेज हुआ सेफेलिक फेज। ये हमारा फर्स्ट फेज था, ये हो गया सेफेलिक फेज। ये हमारा हो गया सेफेलिक फेज। दूसरा फेज कौन सा है, दूसरा फेज है गैस्ट्रिक फेज। अब ये गैस्ट्रिक फेज क्या है, गैस्ट्रिक फेज का मतलब ये हुआ कि जब हमने फूड को लिया, फूड ईसोफेगस के थ्रू अंदर आया, और अंदर आने के बाद में यहां पे जब फूड आ जाएगा, तो यहां फूड आने के बाद में ये फेज स्टार्ट होगा। फिर कौन सा फेज स्टार्ट होगा, गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट होगा। अब ये फेज कैसे स्टार्ट होगा, सेफेलिक फेज तो चलिए देखने से या उसके बारे में सोचने से या उसको टेस्ट करने से, उसकी स्मेल से स्टार्ट हो गया। तो गैस्ट्रिक फेज कब स्टार्ट होगा, देखिए, जैसे ही बॉलस इसके अंदर आएगा, बॉलस आते ही यहाँ की जो वॉल है, जो वॉल क्या करती है, हमने कहा फोल्डेड होती है बहुत सारी, और वॉल क्या होगी, वॉल डिस्टेंड हो जाएगी, यानी वॉल स्ट्रेच हो जाएगी, और स्ट्रेच होने से जो यहाँ स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आएगी। अब सेफेलिक फेज को आप समझिए, सेफेलिक फेज को हमने कहा साइट, इसके जो स्टिमुलस थे साइट हो गया, चाहे इसका स्टिमुलस आपका टेस्ट हो गया, चाहे इसका स्टिमुलस आपका स्मेल हो गया, और इसका स्टिमुलस आपका थॉट हो गया। तो ये मेन स्टिमुलस हैं जो काम करते हैं सेफेलिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन गैस्ट्रिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए क्या काम करता है, गैस्ट्रिक फेज को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है, देखिए दोनों के बेसिक काम में डिफरेंस आएगा कि जब तक फूड अगर स्टमक में नहीं है, तब तक हमें बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशन की जरूरत नहीं है। हमें मेनली जरूरत कब पड़ेगी, जब गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जब फूड हमारा जो है वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाएगा, तब हमें सिक्रीशन की बल्क में जरूरत पड़ती है, और उसी लिए ये गैस्ट्रिक फेज है। तो गैस्ट्रिक फेज में क्या होगा,
गैस्ट्रिक फेज, जैसे ये स्टिमुलस हुआ इनसे, तो गैस्ट्रिक फेज किससे स्टिमुलस होगा? ये होगा सिंपली डिस्टेंशन से। ये किससे होगा? डिस्टेंशन, या हम कह रहे हैं स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग से स्टिमुलेट होगा। तो जैसे ही वॉल स्ट्रेच होगी, जैसे ही यहां फूड आएगा वॉल स्ट्रेच होगी, तो होगा क्या कि यहां से जो सेंसरी नर्व फाइबर हैं, सेंसरी नर्व फाइबर, वो इंफॉर्मेशन यहां से इसके रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद में ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन वापस भेजी जाएगी। कहां भेजी जाएगी? हमारा 10th नर्व न्यूक्लियस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व। ये इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व। अब वेगस नर्व क्या करेगी? वेगस नर्व वापस यहीं से स्टार्ट होगी। वेगस नर्व वापस वही कमांड भेजेगी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए। तो हुआ क्या कि यहां जो रिसेप्टर्स थे, उन रिसेप्टर्स ने, यहां जो रिसेप्टर्स लगे हुए थे, यहां जो रिसेप्टर्स लगे हुए थे पूरी वॉल पे, यहां जो रिसेप्टर्स हैं पूरी वॉल के, वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? वो रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन देंगे वेगस नर्व को, लेकिन कुछ यहां से वापस इंफॉर्मेशन दे देते हैं। किसको? किसको देंगे? इसका जो खुद का प्लेक्सस होता है, इसका जो खुद का नर्वस सिस्टम होता है, और वो भी इनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये कौन सा है? ये म्यूकोजल प्लेक्सस, जो इसका पर्सनल प्लेक्सस है, जो इसको पर्सनली इसको एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होगा। अब देखिए दो चीजें हो गई। जैसे ही स्ट्रेच हुई वॉल, इंफॉर्मेशन एक तो गई यहां से लेकर के वेगस नर्व तक, और वेगस नर्व से फिर ये इंफॉर्मेशन वापस आई। दूसरा, यहां से इंफॉर्मेशन जनरेट हुई और यहीं से इसको कमांड मिल गई पास के पास से। अब देखिए, ये अफेरेंट न्यूरॉन है, ये एफेरेंट न्यूरॉन है। एफेरेंट के थ्रू वेगस नर्व को गई और वेगस नर्व से वापस इंफॉर्मेशन जो है ऑर्डर के रूप में वापस जो मोटर न्यूरॉन है वो वापस आए और उन्होंने यहां रिस्पॉन्स करवाया। ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, यहां से स्टमक की वॉल से इंफॉर्मेशन लेके वेगस नर्व तक जाना और वेगस नर्व से फिर कमांड लेके वापस आना, यानी पहले वेगस नर्व तक जाएंगे, वेगस न्यूक्लियस तक जाएंगे और वेगस न्यूक्लियस से वापस कमांड लेके वापस आएंगे। इसको कहते हैं वेगल वेगो रिफ्लेक्स। ये क्या कहलाएगा? वेगल वेगो रिफ्लेक्स। यानी वेगस नर्व तक, वेगस नर्व न्यूक्लियस तक इंफॉर्मेशन को जाना और फिर वहां से कमांड वापस स्टमक की वॉल तक आना, यानी कि वहीं से गए और फिर वहीं पे वापस कमांड लेके आ गए। तो ये क्या कहलाएगा? वेगल वेगो रिफ्लेक्स। ये लॉन्ग रिफ्लेक्स है, ये एक लॉन्ग रिफ्लेक्स है और ये एक शॉर्ट रिफ्लेक्स है। दो तरीके के रिफ्लेक्स हमें देखने को मिले, एक लॉन्ग रिफ्लेक्स और दूसरा हो गया शॉर्ट रिफ्लेक्स। लॉन्ग रिफ्लेक्स कौन सा हुआ? लॉन्ग रिफ्लेक्स हुआ कि स्टमक की वॉल से इंफॉर्मेशन ली, वेगस नर्व न्यूक्लियस तक आप लेकर के गए, वेगस नर्व न्यूक्लियस से कमांड आई और वापस उसी जगह पर आ गई और वहां से उन्होंने स्टिमुलेट किया जो इसकी लोकल सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? पैराइटल सेल हो गई आपकी, इसकी चीफ सेल हो गई। तो ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन वाली जो म्यूकस सेल हो गई, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन की सेल हैं, इनको इसने आकर के एक्टिवेट किया। तो एक्टिवेट करने के लिए इसने एक जो रास्ता अपनाया, वो रास्ता थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम इसको लॉन्ग रिफ्लेक्स कहेंगे। लेकिन यहां से डायरेक्टली इसको इसके प्लेक्सस से ही इंफॉर्मेशन और कमांड मिल गई, तो ये तुरंत सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगे, तुरंत एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या है? ये शॉर्ट। तो लॉन्ग और शॉर्ट, तो दो तरीके का कमांड इसमें काम करेंगे। ये कौन सा फेज है? ये हो गया गैस्ट्रिक फेज। लेकिन इसके अलावा देखिए, इतने से ही सिक्रीशन का काम नहीं हो जाता है। सिक्रीशन हमें बल्क में चाहिए। हमने कहा था लगभग अराउंड पर डे एक एवरेज एक पर्सन के अंदर 2 to 2.5 मीटर 2 to 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो है उसका प्रोडक्शन होता है। तो इतनी क्वांटिटी में जब गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन है, तो यहां पे इतने एक्टिवेशन से काम नहीं चलता है।
तब क्या होता है, तब हमने आपको बताया था, जो हमने आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड का एक डायग्राम बनाया था, गैस्ट्रिक पिट में हमने कई सारी सेल्स बना करके आपको दी थी, तो हमने उसमें एंडोक्राइन सेल्स का भी कुछ जिक्र किया था। यानी हमने आपको म्यूकस सेल बताई, हमने आपको पेराइटल सेल बताई, हमने आपको चीफ सेल बताई, लेकिन इनके अलावा भी हमने आपको 3 तरीके की सेल और बताई थी, जिसमें हमने आपको जी सेल बताई थी, जिसमें हमने आपको ईसीएल एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल बताई थी, जिसमें हमने आपको डी सेल बताई थी। तो ये बाकी जो सेल हैं, ये सेल भी क्या करेंगे, ये सेल भी इनको स्टिमुलेट करने का काम करेंगे, पेराइटल सेल को, चीफ सेल को, इनको स्टिमुलेट करने का काम करेंगे, ताकि प्रोडक्शन का जो रफ्तार है, प्रोडक्शन की जो स्पीड है, वो स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा फास्ट हो सके। तो ये जो हमारा फेज आ गया, ये पूरा का पूरा फेज आ गया गैस्ट्रिक फेज। और तीसरा हमने जो कहा था इंटेस्टाइनल फेज, ये हमारा कौन सा फेज हो गया, ये हमारा तीसरा फेज हो गया, जिसको हमने कहा है इंटेस्टाइनल फेज। अब इंटेस्टाइनल फेज का क्या रोल है, इंटेस्टाइनल फेज यानी सिक्रीशन की रफ्तार बहुत तेज हो गई, सिक्रीशन इस फेज में जाकर के सिक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और लेकिन क्या हुआ कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन प्रॉपरली हो गया, फूड का ब्रेकडाउन प्रॉपर हो गया, और होते होते फूड पास होने लग गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होने लग गया। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगेगा, इसका मतलब स्टमक में नंबर 1 ब्रेक डाउन प्रॉपरली एक ऑलमोस्ट हो चुका है, और नंबर 2 अब इतने ज्यादा गैस्ट्रिक सिक्रीशन की हमें रिक्वायरमेंट, हमारे स्टमक को रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तब क्या होगा, जो रिसेप्टर्स इंटेस्टाइन की प्राइमरी वॉल पे होते हैं, या वो रिसेप्टर जो स्टमक के इस पोर्शन में होते हैं, देखिए हमने स्टमक के जब पोर्शन किए थे, आपको ध्यान है, हमने इसको कहा था कार्डिया, ये फंडस हो गया, ये बॉडी हो गई, यहाँ पे हमने ये पाइलरिक रीजन कहा था, ये एंट्रम बताया था हमने, कैनाल बताई थी। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में मोस्टली जब हमने आपको गैस्ट्रिक पिट का लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था, तब हमने आपको एक चीज और भी कही थी कि ये जो पोर्शन है एंट्रम वाला, और ये पोर्शन, इस पोर्शन में जी सेल और डी सेल काफी मात्रा में पाई जाती है, आपको हमने क्लास में बताया भी था। तो यहां से ये जो एरिया है, या जो स्टमक का स्टार्टिंग का जो एरिया है, उस एरिया के जैसे रिसेप्टर्स को पता लगेगा कि हाँ भाई अब फूड मेरे पास आना स्टार्ट हो गया है, तब हमें जरूरत पड़ेगी इस पूरे प्रोसेस को इनहिबिट करने की, इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने की, अदरवाइज वही सिक्रीशन चलता रहेगा। देखिए इनहिबिटर जो है वो इस फेज में भी होते हैं, इस फेज में भी होते हैं, इस फेज में भी होते हैं। यहां पे इनहिबिटर क्या रहेंगे, इन जगह इनहिबिटर क्या रहेंगे, यहां पे तो इनहिबिटर हमने मान लिया कि इंटेस्टाइनल फेज में जैसे ही इंटेस्टाइन में फूड जो है वो पास होने लगेगा, वहां के रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन देंगे, और जो है वो इनके जो सिक्रीशन है उनको कंट्रोल करेंगे, इनहिबिट करेंगे। सेफलिक फेज में भी या गैस्ट्रिक फेज में भी इनहिबिटर होता है, और वो कौन सा होता है, वो इनहिबिटर होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनहिबिटर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इनहिबिटर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे इनहिबिट करेगा, किस तरीके से करेगा, सिस्टम यानी हमारे जो वर्टिब्राज के लेवल पे जो नर्वस सिस्टम में कुछ बहुत सारे गैंग्लियोस हमें मिलते हैं, होगा क्या कि हमें बहुत अच्छे फूड की स्मेल आई, बहुत अच्छे फूड की स्मेल आई, लेकिन फूड की स्मेल आई और हमारा सेफलिक फेज स्टार्ट हो गया, हमने गैस्ट्रिक जूस बनना हमारा स्टार्ट हो गया। लेकिन स्टार्ट होते ही आपने कोई ऐसी न्यूज सुन ली, या ऐसी कोई बात उसी टाइम पे सोच ली कि जो आपके लिए बड़ी डिप्रेसिव है, तो जैसे ही आप डिप्रेशन की पोजीशन में जाएंगे, या कोई ऐसी बात जिसको सुनते ही आपको एंजाइटी हो गई, और आपको आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता हो गई उस बात के लिए, तो आप इस फेज को इनहिबिट कर देंगे। आपको भूख लग रही है, आप सोच रहे हो भाई खाना लाओ यार, मेरे को तो भूख लग रही है, और उसी टाइम आप खाने का तैयारी कर रहे हैं और आपका सिक्रेशन भी स्टार्ट हो गया, लेकिन उसी टाइम कोई आपने ऐसी न्यूज सुन ली, तो आप न्यूज सुनते ही नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जो आपके फेज चल रहे हैं, ये फेज आपके इनहिबिट हो जाएंगे, इनकी एक्टिविटीज जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो इनहिबिटर आपको हर जगह मिलेंगे, हर फेज में मिलेंगे, लेकिन ये जो इनहिबिटर है, ये आपके नेचुरल इनहिबिटर हैं। इंटेस्टाइनल फेज में जो आपके इनहिबिटर हैं, वो नेचुरल इनहिबिटर हैं। तो वहां से जब फूड आपका पास होगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड में, तो जब फूड पास होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली ये रिसेप्टर्स जो है वो इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए
इसको हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उनके बारे में और किस तरीके से ये सिक्रीशन होते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है गैस्ट्रिक जूस का? सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है HCl। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या हुआ? HCl। तो HCl का सिक्रीशन हमारी बॉडी में कैसे होगा, इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लें, उसके बाद में हम रिसेप्टर्स के थ्रू भी किस तरीके से इनको स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे वो हम समझेंगे। सबसे पहले हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आप इस चीज को समझ पाए। ये हमने डायग्राम बनाया है, ये किसका डायग्राम बनाया है हमने? पैराइटल सेल का। ये क्या है? पैराइटल सेल। अब पैराइटल सेल किसका प्रोडक्शन करती है? आप सबको पता है, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं पैराइटल सेल सिक्रीशन करेगी HCl का और इंट्रिंसिक फैक्टर का। तो HCl क्या है? सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। और वो एसिडिक एनवायरनमेंट के क्या रोल हैं? एसिडिक एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वहां जो पेप्सिनोजिन है उस पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। दूसरा, वो वहां के लोकल बैक्टीरिया को किल करने में या माइक्रोब्स जो हैं उनको किल करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन इस पैराइटल सेल से HCl का सिक्रीशन कैसे होगा, इस कंसेप्ट को हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है। देखिए, हमने ये डायग्राम बनाया है पैराइटल सेल का। पैराइटल सेल का डायग्राम है तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि यहां पे क्या है, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या है, यहां पे है ल्यूमन। ल्यूमन किसकी? स्टमक की। ये स्टमक का ल्यूमन है। और ये इस साइड को हम क्या बोलेंगे? एपाइकल साइड। ये इसकी एपाइकल साइड है और ये इसकी बेसल साइड है। ठीक है, तो यहां इसके जो बेसल साइड में इसके जो कंटेंट मिलेंगे, हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें मिलेगी, आप ये समझिए, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, जो लैमिना प्रोप्रिया होती है। तो आप इसकी कंसर्न वेसल को समझ सकते हैं। और दूसरा, ये जो बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या फ्लूइड जो होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और यहीं से ये हमने डायग्राम आपको बना दिया वेन का। तो यहीं से इनकी जो कनेक्टिविटी है वो इसके साथ रहती है। हम इसको बाद में समझेंगे, पहले सिंपली हम इतना समझ लें। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके आगे की साइड, यानी एपाइकल साइड, ये हमने कहा स्टमक की ल्यूमन है, इसके अपाइकल साइड में एक यहां पे प्रोटॉन पंप मिलेगा हमें। यहां पे क्या मिलेगा? प्रोटॉन पंप। ये हो गया प्रोटॉन पंप। ये हमारा प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या करता है? प्रोटॉन पंप सिंपली पंप करता है। किसको? प्रोटॉन को करेगा। कहां से करेगा? पैराइटल सेल के अंदर से ल्यूमन में। प्रोटॉन पंप क्या करेगा? पंप करेगा प्रोटॉन्स को, सिंपली। और कुछ इसके अंदर होते हैं चैनल्स। अब
एक हो गया क्लोराइड आयन चैनल, ये हो गया प्रोटॉन पंप। और एक हो गया पोटेशियम आयन चैनल। देखिए तीन चीजें हमें मिली, क्लोराइड आयन चैनल, प्रोटॉन पंप और पोटेशियम आयन चैनल। ये किस साइड मिली हमें? एपाइकल साइड में। लेकिन बेसल साइड में भी एक हमें चैनल मिलता है, और ये चैनल क्या है? ये है एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर किसका? इसको, ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोर्टर। ये हमें मिला बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोर्टर। अब हमें सिर्फ HCl का सिक्रेशन समझना है, इसलिए हम डायग्राम सिर्फ उतना ही ड्रॉ करेंगे जितना हमारे लिए HCl के सिक्रेशन को समझने के लिए जरूरी है। देखिए तीन चीजें हमें मिली, इधर हमें क्लोराइड आयन चैनल मिला, इधर हमें प्रोटॉन पंप मिला, और इधर हमें पोटेशियम आयन चैनल मिला। और इस साइड हमें बेसल साइड हमें मिला बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर किसे कहते हैं आप समझिए। एंटीपोर्टर एक एक्सचेंजर होता है सिंपली, जो एक्सचेंज करता है कंटेंट्स को, आयंस को, मटेरियल को। तो ये एंटीपोर्टर हो गया इसकी बेसल साइड में। ये दो चैनल हो गए इसके, क्लोराइड आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, और ये प्रोटॉन पंप हो गया। ये सिंपली एक पैराइटल सेल का स्ट्रक्चर है। अब हम समझते हैं कि इसमें HCl का प्रोडक्शन कैसे होगा। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, इसी पैराइटल सेल के अंदर एक तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, बहुत ज्यादा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियाज नॉर्मली इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये CO2 का प्रोडक्शन करते हैं खूब सारा। दूसरा, CO2 हमें यहां से भी मिल जाती है, CO2 हमें यहां से भी मिल जाएगी। तो ये जो CO2 है, ये CO2, आप इसको मैं एक बार हटा दूं ताकि आप समझें। हमने सिंपली इसको शॉर्ट में लिख लिया है ताकि आप समझते रहें। प्रोटॉन पंप हो गया, ये क्लोराइड आयन चैनल हो गया। राइट। तो यहां हमें CO2 मिलती रहती है। ये जो CO2 है, ये CO2 यहां लोकल H2O के साथ मिलेगी, CO2 ये ज्वाइन होगी पानी के साथ में, यानी कि H2O के साथ में, और H2O के साथ में मिलकर के ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी कार्बोनिक एसिड। ये क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। ये बनाएगी कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ये वापस क्या हो जाएगी? डिसएसोसिएटेड हो जाएगी। डिसएसोसिएटेड जब ये होगी तो ये क्या बनाएगी? जब ये डिसएसोसिएट होगी तो एक तो बनाएगी ये प्रोटॉन, और एक बनाएगी बाइकार्बोनेट। ये जब डिसएसोसिएट हो जाएगी तो ये क्या बनाएगी?
एक बनाएगी प्रोटॉन और एक बनाएगी बाइकार्बोनेट। एक बनाएगी प्रोटॉन और एक बनाएगी बाइकार्बोनेट, यानी CO2 H2O के साथ कंबाइन होगी, कंबाइन होकर के ये क्या बनेगी, H2CO3। H2CO3 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, वापस डिसएसोसिएट हो जाएगी, एक हाइड्रोजन आयन रह जाएगा और एक क्या रह जाएगा, HCO3 माइनस। अब क्या होगा, ये जो प्रोटॉन आयन है ये प्रोटॉन प्रोटॉन पंप के थ्रू वापस चला जाएगा, कहां कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा ल्यूमेन में, ये वापस आ जाएगा ल्यूमेन में। देखिए प्रोटॉन पंप क्या करता है, प्रोटॉन पंप जैसे हमने एंटी पोर्टर का आपको बताया था, प्रोटॉन पंप भी एक तरीके का एक्सचेंजर है, प्रोटॉन पंप भी एक्सचेंज करेगा प्रोटॉन को, लेकिन यहां जब ये एक्सचेंज करता है, जब ये नॉर्मली इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने के लिए की पोटेंशियल प्रोटॉन पंप में होती है, तो जब ये यहां इसको क्रॉस कराएगा तब इसको एनर्जी की जरूरत होती है, इसमें एटीपी कंज्यूम होगी। तो प्रोटॉन पंप के थ्रू अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसमें एटीपी यूज आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इसने प्रोटॉन पंप को बाहर फेंका, बाहर फेंकते ही इसको क्या चाहिए, पोटेशियम अंदर चाहिए, ये उसी टाइम पे पोटेशियम को अंदर ले लेगा। ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम पोटेशियम आयन चैनल के थ्रू वापस बाहर आ जाएगा। ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम आयन चैनल के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ल्यूमन में हमें क्या मिला, ल्यूमन में हमें मिला प्रोटॉन, हाइड्रोजन, राइट। अब हम आते हैं इस पोर्शन के ऊपर, ये HCO3 क्या है, हम इस एंटी पोर्टर को इधर ड्रॉ करते हैं ताकि आप उस चीज को थोड़ा सा समझ लें। इसको प्रोटॉन पंप भी आप कह सकते हैं और इसको हाइड्रोजन पोटेशियम पंप भी आप कह सकते हैं। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन को ल्यूमन में लेके आता है और पोटेशियम को सेल में लेके जाता है, तो ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप भी इसे कह दें, चाहे आप इसको प्रोटॉन पंप कह दें। ये जो हमने पंप एंटी पोर्टर बताया था, हमने कहा था बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटी पोर्टर, तो ये बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का एक्सचेंज करता है। किसका एक्सचेंज करेगा, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का एक्सचेंज करेगा। तो बाइकार्बोनेट हमारे पास यहां कहां आई, हमारे पास बाइकार्बोनेट आ गई, ये चली जाएगी बाहर, और बाहर जाती हुई ये लास्ट में कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी वीनस सिस्टम में, और वीनस सिस्टम से फिर ये इसको जो है अल्कलाइन टाइड भी बोल देते हैं, ये क्या बोलते हैं यहाँ, अल्कलाइन टाइड। और ये नॉर्मली क्या होता है, ये वीनस सिस्टम में जाती है और फिर डिसएसोसिएट पूरी होकर के और यूरिन के थ्रू भी बाहर निकल जाती है, यूरिन के थ्रू निकलेगी। तो उस टाइम पे यूरिन का जो पीएच है वो भी थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, यानी कि अगर हम खाने के बाद की बात करें तो खाने के बाद यूरिन का आपको पीएच थोड़ा सा एसिडिक मिलेगा। अब जब इसने इस क्लोराइड बाइकार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट को जब इसने बाहर किया, HCO3 को बाहर किया, तब इसने वहां से अंदर इंपोर्ट किया, किसको इंपोर्ट किया, तब इसने अंदर इंपोर्ट किया, मैं एक ही चैनल है एक साइड बना रहा हूं, तो ये इंपोर्ट किया इसने क्लोराइड को, किसको इंपोर्ट किया, इसने इंपोर्ट किया क्लोराइड को। और ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड क्योंकि इसका चैनल बना हुआ है तो इस चैनल के थ्रू ये क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो इधर से हमें क्लोरीन मिल गया, इधर से हमें हाइड्रोजन मिल गई, पोटेशियम जो है वो पोटेशियम रोटेट होता रहा, हालांकि पोटेशियम का जो है वो यहाँ भी सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज आपको मिलता है, उसमें भी हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, वो एक अलग इशू है, उसको हमें फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है HCl को। तो इधर से हमें हाइड्रोजन मिला, इधर से हमें क्लोरीन मिला, और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो मिलकर के ये क्या बनाएंगे, HCl।
मिलकर के ये क्या बनाएंगे, HCl। तो ये जो हमें HCl मिला है, ये ल्यूमन में हमें HCl मिल गया। एक बार दोबारा इसको हम रिपीट करेंगे कि CO2 हमें मिली, H2O के साथ मिली, H2CO3 बनाया, H2CO3 वापस डिसएसोसिएट हुआ, इसने एक प्रोटॉन बनाया और HCO3 माइनस बनाया। ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन पंप से बाहर चला गया, और जब ये बाहर गया तो इसने पोटेशियम को अंदर लिया, पोटेशियम वापस पोटेशियम आयन चैनल के थ्रू बाहर आ गया, और इसका ये सर्कुलेशन चलता रहा। जो HCO3 माइनस है ये हमारा बायोकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोर्टर के थ्रू बाहर गया, और यहां से ही हमारा इसने जो है वो क्लोराइड को अंदर ले लिया, क्लोरीन को अंदर ले लिया, और ये जो है वो क्लोराइड आयन चैनल के थ्रू बाहर निकल गया। तो हमें बाहर मिला HCl, बाहर हमें क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनने का। ओके, अब हम चलते हैं किस तरीके से जो इसकी जो हमने जो बाकी सेल बताई थी, एंट्रो एंडोक्राइन सेल जिनको हमने कहा था, आपका G सेल हो गया, आपका ECL सेल्स हो गई, वो किस तरीके से इसको इस पे इम्पैक्ट करेंगे, उसके बाद हम इस चीज को समझते हैं।